दोस्तों, एक लो लेवल का FBI एजेंट अकेला ही अमेरिका को बचाने निकला है। अब क्या है पूरा मामला और ये अकेला ही सारा मामला कैसे संभालेगा, जानने के लिए इस सीरीज को पूरा देखें। इसके पहले 5 एपिसोड मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। 6th एपिसोड में हम देखते हैं पीटर एडम के पास जाकर उससे हेल्प मांगता है। एडम ये बात सुनकर हैरान हो जाता है कि ब्रोकर और इजाबेला के बीच में कोई कनेक्शन है। फिर वेब सर्च करने पर पता चलता है कि इस ब्रोकर का पूरा नाम विक्टर मोनोरे है और विक्टर अमेरिका के सबसे रईस लोगों में से एक है। अगले सीन में हम चेल्सी को देखते हैं जो थियो को ब्रायन के फोन के बारे में बता रही थी। थियो ये बात सुनकर बहुत नाराज होता है कि चेल्सी ने सिकामोर के कमरे से चोरी की थी क्योंकि इससे वो दोनों फंस सकते थे। फिर चेल्सी थियो को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन थियो उसको साफ साफ कह देता है कि तुम कल सुबह जाकर ये फोन वापस से सिकामोर के रूम में रख देना। तभी हम देखते हैं पीटर और एडम एक हैकिंग डिवाइस की हेल्प से विक्टर और इजाबेला की बातें सुन रहे थे। विक्टर ने इजाबेला के खाने पीने के लिए कुछ इंतजाम किया था, लेकिन इजाबेला की बातें सुनकर लगता है जैसे वो विक्टर से केवल अपना काम निकलवाने ही आई है। फिर बातों बातों में इजाबेला विक्टर को कहती है कि आप मुझ पर ज्यादा प्यार जताने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि आप बचपन से ही मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे। अब ये बात सुनकर पीटर और एडम के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इन बातों से तो पता चलता है जैसे विक्टर उसका बाप हो। इजाबेला ने जानबूझकर ये बात पीटर को नहीं बताई क्योंकि वो सही वक्त आने का इंतजार कर रही थी। अब इसके अलावा पीटर को ये भी पता चलता है कि विक्टर को कैंसर है और उसने पहले जो गलतियां की थी अब वो उनको सुधारने की कोशिश कर रहा है। फिर इजाबेला विक्टर से पूछती है कि आपने माइक को क्यों मारा और पीमा 12 वाला हमला जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे वो भी क्यों करवाया। फिर विक्टर इजाबेला की बात सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ना ही माइक को मरवाया है और ना ही सीनेटर लैंगिस को। इसका मतलब कोई और ही शख्स है जो नहीं चाहता कि इजाबेला SARS की खबर दुनिया के सामने लेकर आए। फिर विक्टर इजाबेला को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा और जब तक मैं उस आदमी को पकड़ नहीं लेता तुम इसी घर में रहोगी। फिर इजाबेला भी विक्टर की ये बात मान लेती है, इसलिए विक्टर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जेफी जब अपने प्राइवेट पूल के पास बैठा हुआ था तो उसका बेटा अपने गोगल्स लेने के लिए ऊपर चला जाता है। अब जेफी ने गलती से उसको गलत रूम की चाबी दे दी थी, जिसके बाद हैरी जेफी के हथियार और खून से सनी हुई पट्टियां देख लेता है। अब वो इन सब चीजों को देखकर काफी घबरा जाता है और फिर चुपचाप से नीचे आ जाता है और अपने डैड को चाबी वापस दे देता है। लेकिन कुछ समय बाद जब जेफी और हैरी एक साथ गेम खेल रहे थे तो हैरी कहता है कि आप हमेशा मुझसे झूठ बोलते रहे। ये बात सुनकर जेफी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन तभी हैरी गुस्से में अपने डैड को कहता है कि अगर आप एक जासूस हैं तो आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। दरअसल हैरी को जेफी की सच्चाई नहीं पता चली थी, बल्कि उसको तो ये लग रहा है कि जेफी एक जासूस है जो बुरे लोगों को मारता है। फिर जेफी भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है ताकि हैरी को यकीन हो जाए कि वो एक अच्छा आदमी है। दूसरी तरफ विक्टर के चले जाने के बाद इजाबेला CCTV कैमरा की हेल्प से जय को ढूंढ लेती है। अब इजाबेला पीटर को फोन करके उससे हेल्प मांगती है क्योंकि वो जय को यहाँ से अकेले बाहर नहीं निकाल पाएगी। अब पीटर भी इजाबेला को ये नहीं बताता कि इस समय वो विक्टर के घर में ही छुपा हुआ है। अगले सीन में हम विक्टर को देखते हैं जो एक अननोन क्लाइंट को ढूंढने के लिए फ्रेया के ऑफिस में जाता है। दरअसल विक्टर को अच्छी तरह से पता है कि जो भी शख्स ये सब कुछ करवा रहा है वो फ्रेया के बैंक का क्लाइंट है। अब विक्टर फ्रेया के साथ एक डील करता है जिसके मुताबिक फ्रेया का क्लाइंट इजाबेला का पीछा करना बंद कर देगा और बदले में विक्टर फ्रेया को जय भाटरा सौंप देगा। लेकिन फ्रेया विक्टर की डील को नामंजूर कर देती है क्योंकि अब उसको जय भाटरा चाहिए ही नहीं था। फिर विक्टर गुस्से में फ्रेया को कहता है कि तुम बहुत पछताओगी, लेकिन फ्रेया उसकी बात नहीं मानती और विक्टर वहां से चला जाता है। फिर विक्टर के जाते ही फ्रेया जेफी को कॉल करती है और उसको ऑर्डर देती है कि इजाबेला और विक्टर दोनों को खत्म कर दो। अब जेफी इजाबेला को मारने के लिए विक्टर के घर की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ सिकामोर को भी पता चल जाता है कि ब्रायन का फोन उसके ड्रॉअर से गायब है। अगले सीन में हम देखते हैं पीटर विक्टर के घर पर जाता है और इजाबेला के साथ अपने काम पर लग जाता है।
इजाबेला पीटर को ये बात नहीं बताती कि वो विक्टर की बेटी है। फिर पीटर जय भाटरा को बचाने के लिए उसके कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इजाबेला विक्टर की गाड़ी की चाबियां चुरा लेती है ताकि वो लोग यहाँ से भाग सके। लेकिन इजाबेला को कोई अंदाजा भी नहीं था कि जैफी उसको मारने के लिए यहाँ पर आ गया है। पीटर और जय जब छुपकर भाग रहे थे तो जैफी जय के हाथ पर गोली मार देता है। इजाबेला को लग रहा था कि शायद पीटर और जय उसी कमरे में फंसे हुए हैं और इसीलिए वो जय को बचाने के लिए उसके कमरे में चली जाती है। लेकिन तभी जैफी वहां पर आ जाता है और इजाबेला दरवाजा बंद करके लॉक कर देती है। फिर जैफी अपना दिमाग चलाता है और पूरे घर को ही जला देता है ताकि इजाबेला का किस्सा यहीं पर खत्म हो जाए। लेकिन तभी पीटर अंदर आता है और इजाबेला को बचा लेता है। फिर इजाबेला, पीटर और जय गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। फिर इजाबेला पीटर से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। पीटर कहता है कि अपने डैड को कॉल करो। लेकिन इजाबेला ये बात सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पीटर को ये नहीं बताया था कि पीटर उसके डैड हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है जहां हमें पता चलेगा कि विक्टर ने अपनी पत्नी और बेटी को क्यों छोड़ दिया। दरअसल सन 1985 में विक्टर मेक्सिको में राउल जपाटा के साथ डील करने के लिए गया था। राउल विक्टर को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि विक्टर एक हाईली क्लासिफाइड वकील है और राउल को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसे ही किसी अमेरिकन की जरूरत थी। फिर जब विक्टर और राउल जपाटा दोनों की मुलाकात होती है तो विक्टर को पता ही नहीं था कि राउल एक आतंकवादी संगठन के साथ काम करता है। फिर राउल विक्टर की मुलाकात अपनी खास एजेंट सोफिया से करवाता है। सोफिया और विक्टर पहली ही नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर राउल विक्टर को अपने ऑफिस में ले जाकर उसके साथ डील करता है। राउल को कोई अंदाजा भी नहीं था कि विक्टर असल में CIA का एक एजेंट कोस्टा के लिए काम करता है। कोस्टा ने विक्टर को फंसा दिया था क्योंकि अगर विक्टर ने उसको राउल जपाटा की जानकारी लाकर नहीं दी तो वो विक्टर के कुछ गलत कामों के सबूत पुलिस को दे देगा। फिर कोस्टा की बातें सुनने के बाद विक्टर को मजबूरन उसकी हेल्प करनी पड़ती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और इजाबेला विक्टर को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है जहां वो लोग खुलकर बात कर सकते थे। फिर विक्टर इजाबेला की सारी बातें सुनने के बाद मान लेता है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। विक्टर राउल जपाटा के साथ डील करके अपनी कंपनी का 40% हिस्सा ले लेता है और बदले में राउल को एक बड़ी कीमत दी जाती है। फिर राउल के साथ मीटिंग करने के बाद विक्टर सोफिया से मिलता है और उसको जूस पिलाने के लिए बाहर ले जाता है। तभी सोफिया भी विक्टर को अपनी मनपसंद जगह पर लेकर जाती है जहां वो अपने पिता के साथ बचपन में रहा करती थी। दरअसल सोफिया बहुत गरीब परिवार से थी और इसीलिए उसके डैड उसको इंग्लिश फेयरी टेल्स सुनाते थे ताकि सोफिया की इंग्लिश अच्छी हो जाए। फिर सोफिया लाइब्रेरी में जाकर इंग्लिश फेयरी टेल्स का लेटेस्ट एडिशन ढूंढने लगती है लेकिन उसको वो किताब नहीं मिलती। फिर बातें करते करते सोफिया और विक्टर एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। प्रेजेंट में विक्टर फेयरी टेल्स की वही किताब लिए हुए था जिसके अंदर इंटेलिजेंस का सारा डेटा मौजूद है। विक्टर को कोई अंदाजा भी नहीं था कि जेफी उसका पीछा कर रहा है। फिर जेफी विक्टर को मारने के लिए उस बिल्डिंग में घुस आता है जिसके बाद विक्टर वहां से भाग निकलता है। अब विक्टर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और टेंशन वाली बात तो ये है कि इस कमरे से भागने की कोई जगह भी नहीं है। फिर जेफी दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो एक कटर की हेल्प से उसको काटने लगता है। फिर विक्टर इजाबेला को फोन करता है और पीटर से हेल्प मांगता है। पीटर विक्टर की हेल्प करने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसने हर बार विक्टर की वजह से किसी अपने को खोया है। फिर विक्टर पीटर को कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल लोगे तो मैं तुम्हें अब तक का सारा इंटेलिजेंस डेटा सौंप दूंगा। अब पीटर को ये डील सही लगती है जिसके बाद वो विक्टर को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। अब तक विक्टर और सोफिया को मिले हुए 6 महीने बीत चुके थे और आज विक्टर का बर्थडे भी था। फिर खुशी में विक्टर सोफिया को एक खास तरह का तोहफा देता है। सोफिया को समझ में ही नहीं आ रहा था कि विक्टर उसको क्या तोहफा देने वाला है लेकिन तभी विक्टर सोफिया के सामने वही फेयरी टेल्स का लेटेस्ट एडिशन लाकर रख देता है जो सोफिया काफी समय से ढूंढ रही थी। फिर विक्टर तय करता है कि वो सोफिया को अपने साथ अमेरिका ले जाएगा और फिर उसके साथ शादी कर लेगा। सोफिया विक्टर की बात सुनकर उसको किस कर लेती है जिसके बाद विक्टर कोस्टा से मिलने के लिए चला जाता है और पूछता है कि मुझे ये सब कुछ कब तक करना होगा। कोस्टा विक्टर के सामने ये शर्त रखती है कि अगर तुम्हें इन सब से पीछा छुड़वाना है तो तुम मुझे कोई ऐसा सबूत ला कर दो जिससे राउल जपाटा की कंपनी को पूरी तरह से खत्म किया जा सके।
सके। फिर विक्टर कोस्टा की बात मान लेता है और सोफिया के पास जाकर उससे इस बारे में बात करता है, क्योंकि सोफिया की हेल्प के बिना विक्टर वो सबूत इकट्ठा नहीं कर पाएगा। अब विक्टर की बातें सुनकर सोफिया को लगता है कि विक्टर शुरू से ही उसकी जिंदगी के साथ खेल रहा है ताकि वो अपना मकसद पूरा करवा सके। लेकिन विक्टर उसको समझाता है कि मैंने तुमसे कोई झूठा प्यार नहीं किया, बल्कि अपने मकसद को पूरा करने के दौरान सच में मुझे तुम पसंद आ गई और मेरा तुमसे प्यार भी सच्चा है। फिर वो अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए सोफिया के सिर पर हाथ रखकर कसमें भी खाता है। विक्टर की बातें सुनकर सोफिया का उस पर विश्वास और बढ़ जाता है, जिसके बाद सोफिया राहुल जपाटा की कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स विक्टर को दे देती है। अब विक्टर राहुल के अड्डे पर तहकीकात करने के लिए जाता है, क्योंकि कोस्टा को कोई भी बात बताने से पहले उसको खुद उन सबूतों को पुख्ता करना होगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि विक्टर को राहुल जपाटा के कंटेनर के अंदर से एक मिसाइल मिलती है। इसका मतलब राहुल कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। तभी राहुल वहां पर आ जाता है और विक्टर को देखकर उस पर बंदूक तान देता है। फिर विक्टर राहुल से कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। अब राहुल जपाटा बंदूक नीचे करके विक्टर की बातें सुनने लगता है, जिसके बाद विक्टर उसको अपने जाल में फंसा लेता है। तभी अगली सुबह विक्टर कोस्टा के पास जाकर उसको ये सारी बात बता देता है। विक्टर को कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसने कोस्टा की हेल्प करके कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर कुछ समय बाद राहुल विक्टर को अपने घर पर बुलाता है और बताता है कि हमारे बीच जो भी डील हुई थी वो अब खत्म हो गई है, क्योंकि सोफिया ने मुझे धोखा दे दिया। फिर विक्टर राहुल को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि सोफिया कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन राहुल के पास सोफिया के खिलाफ कुछ सबूत थे, जिसके बाद वो सोफिया को किडनैप कर लेता है। फिर विक्टर जब घर आता है तो देखता है कि उसका पूरा घर बिखरा पड़ा था और सोफिया भी वहां से गायब थी। फिर विक्टर कोस्टा से हेल्प मांगता है, लेकिन कोस्टा उसकी हेल्प करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि विक्टर ने खुद सोफिया को इस मुसीबत में घसीटा था। कोस्टा की बातें सुनकर विक्टर बिल्कुल बेबस हो जाता है और बेचारा कुछ भी कर नहीं पाता। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। जेफी जब दूसरी गैस मशीन लेने के लिए अंदर जाता है तो पीटर विक्टर को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर जेफी पीटर का पीछा करने लगता है और फिर उन दोनों के बीच धुआंधार फायरिंग होने लगती है। फिर पीटर जैसे तैसे विक्टर को बाहर भेज देता है, जिसके बाद एडम उसको अरेस्ट कर लेता है, लेकिन पीटर खुद अंदर फंस जाता है। तभी जेफी पीटर के गले में इंजेक्शन लगाकर उसको बेहोश कर देता है और उसको अपने साथ ले जाता है। एडम को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जब वो अंदर जाकर देखता है तो पीटर उसको वहां पर मिलता ही नहीं। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है, साल 2011 में, जहां सोफिया को जेल गए हुए काफी साल बीत चुके थे और कोस्टा मजे से अपनी जिंदगी काट रही थी। फिर एक दिन विक्टर कोस्टा का एड्रेस पता लगाकर उससे मिलने के लिए आता है और कोस्टा से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। दरअसल कोस्टा ने बहुत पहले ही राहुल जपाटा के साथ हाथ मिला लिया था और उसने जानबूझकर ऐसा किया, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रेशर भी ज्यादा नहीं था और राहुल जपाटा के साथ हाथ मिलाने की उसको एक अच्छी खासी कीमत भी मिल रही थी। फिर जब कोस्टा को एहसास होता है कि विक्टर या सोफिया में से किसी एक को जेल जाना होगा, तो कोस्टा ने सोफिया को चुना, क्योंकि विक्टर उसके बहुत काम आने वाला था। फिर कुछ समय बाद सरकार बदल गई और कोस्टा ने राहुल जपाटा का साथ छोड़ दिया। दरअसल उसने अपने फायदे के लिए राहुल को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था और उसका नतीजा भुगतना पड़ा सोफिया को। फिर विक्टर कोस्टा से पूछता है कि सोफिया इस वक्त कहाँ है। जवाब में कोस्टा उसको बताती है कि 2 साल पहले जेल में सोफिया की मौत हो गई, लेकिन जब सोफिया को जेल भेजा गया था तो उसके कुछ समय बाद उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया था। फिर कोस्टा विक्टर को उसकी बेटी का एड्रेस भी देती है और विक्टर सीधा उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन इजाबेला तो विक्टर की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि सोफिया ने मरने से पहले अपनी बेटी को सारी कहानी बता दी थी कि कैसे उसका बाप एक गद्दार निकला, जिसने अपने लालच के कारण मुझको जेल में करवा दिया। लेकिन विक्टर इजाबेला को बहुत समझाता है कि मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जैसा तुम्हारी माँ ने बताया है, बल्कि मैं तो तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। फिर विक्टर इजाबेला को अपना कार्ड देकर कहता है कि अगर भविष्य में तुम्हें कभी भी मुझसे बात करनी हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। अब ये थी विक्टर, सोफिया और इजाबेला की कहानी। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं एडम विक्टर को इजाबेला के पास लेकर आता है। तभी इजाबेला देखती है कि पीटर उनके साथ नहीं है और फिर वो पूछती है कि पीटर कहाँ है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।
8वें एपिसोड की शुरुआत 4 दिन पहले से होती है, जब ब्रायन मॉर्ट सिकामोर के कमरे में उससे बात करने के लिए गया था। दरअसल सिकामोर और ब्रायन कई महीनों से एक दूसरे से मिल रहे थे, क्योंकि ब्रायन को एक अननोन सोर्स से काफी सारे पैसे भेजे जा रहे हैं। ब्रायन सिकामोर के कमरे में उससे हाईली क्लासिफाइड इंटेलिजेंस लेने के लिए जाता है, क्योंकि अगर LFS को वो इंटेलिजेंस नहीं मिली तो वो लोग उसको और उसके बच्चों को मार डालेंगे। लेकिन सिकामोर ब्रायन को वो इंटेलिजेंस देने से इनकार कर देती है, जिसके बाद ब्रायन सिकामोर को धक्का दे देता है और अपने मोबाइल में उन इंटेलिजेंस पेपर्स की फोटो खींच लेता है। लेकिन तभी चेल्सी वहां पर आ जाती है, जिसको देखकर सिकामोर जानबूझकर इमरजेंसी अलार्म ऑन कर देती है, ताकि चेल्सी को लगे कि ब्रायन उन पर हमला कर रहा है। अब सोचने वाली बात तो ये थी कि सिकामोर ने वो इंटेलिजेंस ब्रायन को क्यों नहीं दी। क्या सिकामोर भी पीमा 12 हमले में शामिल है, या उसके पीछे कोई और राज छुपा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं विक्टर इजाबेला को सारी सच्चाई बता देता है। दरअसल इजाबेला को लग रहा था कि माइक और सीनेटर दोनों को उसके डैड ने मारा है, लेकिन विक्टर उसको ये बात साफ कर देता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा, बल्कि इन सब के पीछे बैंकर फ्रेया का हाथ है। फ्रेया नहीं चाहती कि इजाबेला ये सच्चाई दुनिया के सामने लाए, क्योंकि इससे फ्रेया के सभी राज बाहर आ जाएंगे और उसको जेल हो जाएगी। और तो और जय का बॉस वालेस भी फ्रेया के लिए ही काम करता था, और यही कारण है कि वो जय को SARS पर इन्वेस्टिगेशन करने से रोक रहा था। फिर कुछ देर बाद एडम अंदर आकर इजाबेला को बताता है कि पीटर कहीं भी नहीं मिला। तभी विक्टर एडम से कहता है कि मुझे डेविड हस्टन के सामने बिठाओ, मैं उससे जानकारी निकलवा लूंगा। एडम विक्टर की ये बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि विक्टर को FBI के हर सस्पेक्ट और कैदी के बारे में पता था। फिर एडम विक्टर से पूछता है कि इन सब में तुम्हारा क्या फायदा है। जवाब में विक्टर कहता है कि तुम लोग राउल जपाटा को लगभग 20 सालों से जानते हो, लेकिन मैं तो पिछले 30 सालों से बदले की आग में झुलस रहा हूँ। विक्टर का शुरू से ही एक मकसद था, राउल जपाटा की बर्बादी और अपनी बेटी के लिए इंसाफ। फिर एडम विक्टर की बात मान लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं जेफी काम पर जाने से पहले अपने बेटे को एक नई ID देता है और कहता है कि ये छोटे जासूस की सीक्रेट ID है। अब हैरी भी अपना नया नाम पाकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो भी अपने डैड की तरह खुद को जासूस समझ रहा था। फिर जेफी पीटर के पास जाकर उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है। जेफी पीटर के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो उसको मेंटली टॉर्चर करता है। वो पीटर को बताता है कि मैं ग्लूकोज बोतल की हेल्प से तुम्हारी बॉडी में कई तरह की दवाइयां डालूंगा, जिनका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 के समय में किया गया था। ये दवाइयां इंसान के सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देती है, और अगर मात्रा ज्यादा हो जाए तो इंसान मर भी सकता है। फिर जैसे ही वो दवा पीटर की बॉडी में जाती है तो उसको पसीना आना शुरू हो जाता है और पीटर अपने पास्ट की चीजें भूलने लगता है। फिर जेफी अपना मेन प्लान शुरू करता है। वो पीटर से सीधा इजाबेला और विक्टर की लोकेशन नहीं पूछता, बल्कि वो पीटर को अपनी बातों में फंसाना शुरू कर देता है। जेफी पीटर से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, लेकिन पीटर कहता है कि मुझे कभी भी पता नहीं चल पाया कि मेरे डैड क्या काम किया करते थे। पीटर की कहानी सुनने के बाद जेफी को अपने बेटे का ख्याल आता है, क्योंकि उसका बेटा हैरी भी उसके काम से पूरी तरह से अनजान है। फिर जेफी पीटर को अपनी बातों में उलझाकर इजाबेला और विक्टर का एड्रेस पूछ लेता है और उनको मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ चेल्सी जब ब्रायन का फोन वापस से सिकामोर के कमरे में रखने के लिए जाती है तो डायरेक्टर पैटरसन उसको अपने ऑफिस में बुलाते हैं। पैटरसन चेल्सी को बताता है कि मेरे पास सिकामोर का फोन आया था और उसने बताया कि जिस रात ब्रायन का कत्ल हुआ था तब तुम ब्रायन का फोन अपने साथ ले गई थी। अब चेल्सी पैटरसन की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि सिकामोर झूठ बोल रही थी। इसके अलावा पैटरसन उसको ये भी बताता है कि आज सुबह से थियो तुम्हारी तबीयत को लेकर काफी परेशान है। थियो ने खुद मुझे बताया कि ब्रायन वाले हादसे के बाद तुम बहुत डिस्टर्ब हो गई हो। लेकिन चेल्सी पैटरसन को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और सिकामोर ने झूठ इसलिए बोला होगा क्योंकि ब्रायन के फोन में क्लासिफाइड इंटेलिजेंस की तस्वीरें हैं। लेकिन पैटरसन चेल्सी की कोई भी बात नहीं मानता और उसको कुछ दिनों की छुट्टी दे देता है, जिसके बाद चेल्सी गुस्से में ब्रायन के फोन का पासवर्ड टेबल पर रखकर पैटरसन के ऑफिस से चली जाती है। जब चेल्सी वहां से जा रही थी तो सिकामोर उसके पास आती है और कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन चेल्सी उसको साफ साफ कह देती है कि नाटक मत करो और मैंने ब्रायन के फोन का पासवर्ड पैटरसन को दे दिया है। अब तुम्हारी और ब्रायन की सारी सच्चाई उनके सामने आ जाएगी। सिकामोर चेल्सी की बात सुनकर घबरा जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं विक्टर डेविड हडसन से बात करने के लिए जाता है। विक्टर डेविड के साथ डील करता है कि अगर डेविड उसको राउल जपाटा का पता बता देगा तो उसकी रिहाई जल्दी ही कर दी जाएगी। लेकिन
लेकिन डेविड विक्टर से पूछता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। फिर जवाब में विक्टर कहता है कि FBI ने मेरे सिर्फ एक बार कहने पर ही मुझे तुमसे बात करने के लिए भेज दिया। अब विक्टर की बातें सुनकर डेविड समझ जाता है कि विक्टर वही ब्रोकर है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा। फिर डेविड उसको राउल जपाटा का पता बता देता है, जिसके बाद विक्टर एडम के पास जाता है और उसको 3 लोकेशन देते हुए कहता है कि राउल इन तीनों जगह में से कहीं एक में छुपा हुआ है। दूसरी तरफ जेफी जब जय भाटरा को मारने के लिए जा रहा था तो उसको अपनी गाड़ी में एक डाइस मिलता है। ये वही डाइस था जिसको वो अपने बेटे के साथ खेला करता था। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जेफी के बेटे ने उस डाइस के अंदर ट्रैकर लगा दिया था ताकि वो भी अपने डैड की तरह जासूसी कर सके। उस डाइस को देखकर जेफी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि हैरी उसको ट्रेस कर रहा था। इसका मतलब जरूर वो पीटर के पास गया होगा। अगले सीन में हम हैरी को देखते हैं जो पीटर के पास जाकर उससे बात करता है। पीटर चाहता तो हैरी को उसके पिता का सच बता सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। हैरी पीटर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों बंधे हुए हो। फिर पीटर उसको बताता है कि तुम्हारे पापा और मैं पार्टनर हैं और ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसमें वो मुझे बांध कर चले गए। फिर हैरी पीटर की हेल्प करने के लिए उसको खोल देता है। इतने में जेफी भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद पीटर हैरी को ढाल बना लेता है और जेफी को कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। फिर जब जेफी को पता चलता है कि पीटर ने हैरी को सच्चाई नहीं बताई तो वो बहुत खुश हो जाता है। फिर जेफी पीटर को उसकी किताब के साथ जाने देता है और फिर अपने बेटे को गले से लगा लेता है। दूसरी तरफ हेगन को भी शक हो जाता है कि सिकामोर काफी समय से परेशान है, जिसके बाद वो सिकामोर को सारी बातें खुलकर बताने के लिए कहता है। फिर सिकामोर भी हेगन को विक्टर के बारे में सब कुछ बता देती है। अगले सीन में हम देखते हैं एडम विक्टर को डीसी की जेल में लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसको किसी का फोन आता है, जिसके बाद एडम अपना मन बदल लेता है। विक्टर एडम को कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम एक डील कर सकते हैं। एडम अच्छी तरह से जानता है कि विक्टर बहुत पैसे वाला आदमी है और अगर उसने विक्टर को रिहा कर दिया तो बदले में उसको इतने पैसे मिलेंगे कि वो पूरी जिंदगी बैठकर खा सकता है। अब एडम को ये सौदा सही लगता है, जिसके बाद वो विक्टर के साथ उसके घर पर चला जाता है। विक्टर को कोई अंदाजा भी नहीं था कि एडम ने उसके साथ डील क्यों की है। जब विक्टर विदेश जाने के लिए अपना पासपोर्ट ले रहा था तो एडम विक्टर को शूट कर देता है और अपनी गन पहुंचकर विक्टर के हाथ में दे देता है ताकि उसकी मौत को सुसाइड दिखा सके। तभी कुछ देर बाद पीटर एडम को फोन करता है और कहता है कि तुम्हें अभी मेरे पास आना होगा, लेकिन जवाब में एडम पीटर को कहता है कि मैं वहां नहीं आऊंगा बल्कि तुम्हें मेरे पास आना होगा। और इसी के साथ 8वें एपिसोड का एंड हो जाता है। 9th एपिसोड की शुरुआत 20 महीने पहले से शुरू होती है। ये बात तब की है जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले कैंपेन्स चल रहे थे। हेगन और सिकामोर एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें सिकामोर अपने सभी डोनर्स और सपोर्टर्स को बुलाती है, क्योंकि हेगन इस बार का इलेक्शन हार रहा था क्योंकि उसकी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए डोनर्स कम पड़ रहे थे। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है विक्टर की। विक्टर सिकामोर को साइड में ले जाकर कहता है कि मैं तुम्हें जीतने के लिए $6 मिलियन की हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो सारे पैसे किसी कंपनी के थ्रू तुम्हारे अकाउंट में भेजूंगा। लेकिन सिकामोर विक्टर की ये शर्त मानने से इनकार कर देती है क्योंकि इस तरह से इलीगली पैसे लेकर पार्टी को जिताना फ्रॉड है। लेकिन फिर भी वो हेगन के बारे में सोचकर इस डील के लिए मान जाती है। लेकिन सिकामोर ये बात हेगन को नहीं बताती क्योंकि उसको पता था कि हेगन चुनाव की टेंशन में इस शर्त के लिए इनकार कर देगा। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि पिछले एपिसोड के लास्ट में सिकामोर ने हेगन को क्या कहा था। फिर सच्चाई जानने के बाद हेगन सबसे पहले विक्टर को मरवा देता है, क्योंकि अगर विक्टर अपना मुंह खोल देता तो हेगन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती। दूसरी तरफ पीटर जब विक्टर के घर पर पहुंचता है तो विक्टर की लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर एडम पीटर को झूठी कहानी सुनाता है कि विक्टर को यहाँ पर गन मिल गई और उसने खुद को शूट कर लिया। लेकिन पीटर को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता क्योंकि विक्टर जैसा आदमी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता। फिर पीटर अपने घर चला जाता है क्योंकि इस समय इजाबेला पीटर के ही घर पर थी। तभी हम इजाबेला को देखते हैं जो एक पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल इस लैपटॉप में विक्टर के सभी काले कारनामों का चिट्ठा था और इसका पासवर्ड फेयरी टेल्स बुक में कहीं छिपा हुआ है जो पीटर के पास है। फिर कुछ देर बाद चेल्सी पीटर से मिलने के लिए आती है। इजाबेला चेल्सी से पूछती है कि तुम कौन हो। फिर चेल्सी कहती है कि मैं पीटर की दोस्त हूँ और मुझे पीटर से कोरपॉइंट डायनामिक्स को लेकर कुछ बात करनी है। अब कोरपॉइंट का नाम सुनकर इजाबेला तुरंत दरवाजा खोल देती है और फिर वो दोनों विक्टर के बारे में बात करने लगती है। अगले सीन में हम प्रेसिडेंट हेगन को देखते हैं
जो अपनी टीम के साथ मिलकर उन तीनों लोकेशंस पर अटैक करने का प्लान कर रहे थे। स्टेट सेक्रेटरी और कमांडर दोनों हेगन को सलाह देते हैं कि हमें तुरंत उन तीनों लोकेशन को उड़ा देना चाहिए, लेकिन हेगन डायरेक्ट ब्लास्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे आसपास के लोगों को खतरा हो सकता था। फिर हेगन कंफर्मेशन का इंतजार करने को कहता है, जिसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ पीटर इजाबेल के पास आकर उसको बताता है कि तुम्हारे पापा ने सुसाइड कर ली। इजाबेला पीटर की बात सुनकर चौंक जाती है क्योंकि वो विक्टर को बचपन से जानती है और विक्टर जैसा आदमी दूसरों को मार सकता है, खुद की जान नहीं ले सकता। फिर इजाबेला पीटर को समझाती है कि तुम्हारा दोस्त एडम झूठ बोल रहा है। एडम का नाम सुनते ही चेल्सी इजाबेला को रोक देती है क्योंकि उसको एडम और प्रेसिडेंट के रिश्ते के बारे में पता था। अब पीटर को सारी कहानी समझ में आ जाती है। दरअसल विक्टर प्रेसिडेंट के कुछ राज जानता था और प्रेसिडेंट नहीं चाहते थे कि ये राज बाहर आए, जिस वजह से उन्होंने एडम से कहकर विक्टर को मरवा दिया। अब हेगन तो सिकामोर से भी नाराज था क्योंकि उसने गलत तरीके से हेगन को इलेक्शन जितवाया। फिर सिकामोर हेगन को समझाती है कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था, क्योंकि अगर मैं विक्टर की हेल्प नहीं लेती तो तुम चुनाव हार जाते। फिर हेगन ये बात सुनकर काफी देर सोचता है और तय करता है कि अब जो कुछ भी चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, यानी हेगन किसी भी हाल में अपनी सरकार को गिरने नहीं देगा। अब ये दोनों डबल गेम खेलने की सोचते हैं। अब एक तरफ हेगन पैटरसन के पास जाकर उससे वो फोन ले लेता है, वहीं दूसरी तरफ सिकामोर दूसरी एजेंट के पास जाकर उससे ये बयान लिखवा लेती है कि चेल्सी ब्रायन मॉट के साथ मिली हुई थी। अगले सीन में हम देखते हैं पीटर और इजाबेला हॉस्पिटल में जाते हैं क्योंकि जय को डिस्चार्ज कर दिया गया था। जय पीटर को बताता है कि मुझे क्रिप्टो वॉलेट के बारे में एक नई खबर पता चली है। दरअसल स्लेम नाम के एक शिपिंग टाउन में एक बिटकॉइन एटीएम का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब जपाटा की कंपनी अभी भी ट्रांजैक्शन पर काम कर रही है और इन ट्रांजैक्शन का सीधा कनेक्शन दूसरे हमले से है। अब पीटर और चेल्सी सैलेम जाने के बारे में तय करते हैं ताकि वो लोग दूसरे हमले को रोक सके, और वहीं दूसरी तरफ इजाबेला जे के साथ रुककर उस पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करती है। फिर कुछ देर बाद पीटर, इजाबेला और एडम सैलेम जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पीटर को कुछ लोग दिखते हैं जो एक बड़े से ट्रक में कोई गैर कानूनी माल लोड कर रहे थे। फिर पीटर जब पास जाकर उस ट्रक को देखता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ के सारे कूलर्स एक्सप्लोजिव से भरे हुए हैं, जिसका मतलब एलएफएस इस बार मिसाइल अटैक नहीं बल्कि एक ब्लास्ट करने वाला है। फिर एडम भी पीटर की हेल्प करने के लिए उन लोगों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद पीटर और एडम उन लोगों पर धुआंधार फायरिंग करने लगते हैं। तभी एक आदमी एक्सप्लोजिव से भरा ट्रक लेकर वहां से निकल जाता है। पीटर ट्रक को जाते हुए देख लेता है और फिर उसके पीछे ही लटक जाता है। अब ड्राइवर तेजी से ट्रक को इधर उधर घुमाता है ताकि पीटर नीचे गिर जाए, लेकिन तभी पीटर ट्रक के ड्राइवर के साथी को नीचे गिराकर खुद ट्रक के अंदर घुस जाता है। अब पीटर और ड्राइवर के बीच हाथापाई होने लगती है, जिसके बाद पीटर उसको बेहोश करके ट्रक अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब पीटर को कुछ भी करके इस ट्रक को सुनसान जगह पर लेकर जाना था और इसीलिए पीटर ट्रक को समुद्र के अंदर फेंक देता है। लेकिन जब पीटर ट्रक से निकलने लगता है तो अचानक से ड्राइवर उठ जाता है और एक बार फिर से उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। अब पानी लगातार ट्रक के अंदर घुस रहा था और पीटर और ड्राइवर दोनों ही एक दूसरे को बाहर नहीं आने दे रहे थे। फिर पीटर ड्राइवर का गला दबाकर उसको मार डालता है और खुद पानी से बाहर आ जाता है, जिसके बाद पानी में एक तेज धमाका होता है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि धमाके में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ इजाबेला और जे दोनों मिलकर विक्टर के लैपटॉप का पासवर्ड क्रैक कर लेते हैं, जिसके बाद इजाबेला को उन सभी फाइल्स का एक्सेस मिल जाता है जिसमें विक्टर की फर्जी कंपनियों के नाम थे। अब इजाबेला पीटर को फोन करके उसको भी ये सारी बात बता देती है। फिर पीटर इजाबेला को कहता है कि मैं जल्दी ही वहां पर पहुंच रहा हूं, लेकिन धमाके की वजह से पुलिस वाले पीटर को पकड़ लेते हैं। दरअसल धमाके के बाद पुलिस वालों को ये लग रहा था कि ये धमाका पीटर ने किया है, इसलिए वो पीटर को पकड़ना चाहते थे। अगले सीन में हम हेगन और सिकामोर को देखते हैं जो उन तीनों लोकेशन पर अटैक होने का इंतजार कर रहे थे। हेगन की टीम पूरी सावधानी के साथ उन तीनों लोकेशंस को उड़ा देती है, जिसके बाद राउल जपाटा मारा जाता है। तभी कुछ देर बाद जब हेगन स्पीच देने के लिए जा रहा था तो वो एडम के पास फोन करता है और बताता है कि तुम्हें एक और काम करना होगा। दरअसल इस बार हेगन का अगला टारगेट है चेल्सी, क्योंकि चेल्सी को सिकामोर और हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया था। अब एडन इस बार भी हेगन की बात मान लेता है
जिसके बाद वो चेल्सी को बहाने से अपने साथ ले जाता है। जब चेल्सी और एडम जा रहे थे तभी थियो चेल्सी को फोन करता है और बताता है कि हेगन ब्रायन मोट वाले मामले में तुमको ही दोषी ठहरा रहे हैं। अब चेल्सी को अंदाजा हो जाता है कि एडम के इरादे ठीक नहीं हैं, जिसके बाद वो चुपचाप पीटर को अपनी लोकेशन भेज देती है। तभी हम देखते हैं कि पीटर एडम की गाड़ी का पीछा करने लगता है। रास्ते में हेगन पीटर को फोन करता है और बताता है कि मैं तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, लेकिन पीटर तो छुट्टी लेने से इनकार कर देता है क्योंकि इस वक्त उसकी दोस्त खतरे में है। लेकिन तभी हेगन उसको कहता है तुम परेशान मत हो, एडम जो कुछ भी कर रहा है मेरे कहने पर ही कर रहा है। लेकिन पीटर हेगन की बात नहीं मानता। फिर हेगन उसको कहता है कि क्या तुम भी अपने पिता की तरह गद्दारी कर रहे हो। अब अपने पिता का नाम सुनते ही पीटर थोड़ा भावुक हो जाता है और गुस्से में फोन काट देता है। तभी कुछ देर बाद हेगन एक स्पीच देता है जहां वो अमेरिका की जनता को बताता है कि राउल जपाटा मारा गया और अमेरिका के काबिल ऑफिसर्स ने LFS के आतंकी हमले को भी रोक दिया है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 10वें एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। एडम जब चेल्सी का किडनैप करके ले जा रहा था तो उसको एहसास होता है कि चेल्सी को सच्चाई का अंदाजा हो गया है, जिसके बाद वो बंदूक दिखाकर चेल्सी को धमकाने लगता है। अब चेल्सी दिमाग लगाकर गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ देती है, जिसके बाद एडम और चेल्सी रोड के दूसरी तरफ जाकर गिरते हैं। फिर चेल्सी मौका मिलते ही वहां से भाग जाती है। एडम चेल्सी का पीछा करता है, जिसके कुछ देर बाद पीटर भी वहां पर आ जाता है। जब चेल्सी छत के ऊपर से भाग रही थी तो पीटर उसको देख लेता है और फिर वो उसको कवर देने लगता है। अब पीटर चिल्लाकर एडम को कहता है कि तुम अपने दोस्त की बात मानकर बहुत गलत कर रहे हो क्योंकि हेगन ने तुम्हें झूठी कहानी सुनाई थी। एडम को पीटर की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता क्योंकि वो अपने दोस्त पर बहुत भरोसा करता है। फिर पीटर और चेल्सी वहां से भाग जाते हैं। एडम उन पर गोली नहीं चलाता क्योंकि उसको हेगन से कंफर्म करना था कि पीटर सच बोल रहा है या झूठ। दूसरी तरफ इजाबेला और जय कुछ वकीलों से मिलकर उनको प्रेसिडेंट की सारी सच्चाई बता देते हैं, लेकिन इजाबेला का बॉस ये खबर छापने से इनकार कर देता है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट पर इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकता था। तभी हम एडम को देखते हैं जो प्रेसिडेंट से बात कर रहा था। एडम हेगन को बताता है कि पीटर ने मुझे उस ड्राइव की सच्चाई बता दी है। फिर जवाब में हेगन उसको कहता है कि पीटर झूठ बोल रहा है क्योंकि उसको हमेशा से ही अपने पिता के गद्दार होने का अफसोस है। फिर हेगन एडम को ऑर्डर देता है कि उन सभी लोगों को खत्म कर दो जो विक्टर वाले केस में शामिल हैं। अब ये काम एडम को अकेले नहीं करना था क्योंकि हेगन के और भी कई दोस्त हैं जो इस काम में एडम का साथ देंगे। फिर एडम हेगन की बात मान लेता है। दूसरी तरफ पीटर जब चेल्सी को लेकर जा रहा था तो उसके पास इजाबेला का फोन आता है। वो बताती है कि मेरे बॉस ये खबर छापने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उनको हमारी खबर पर शक है। फिर पीटर इजाबेला को कहता है कि अगर फ्रेया मेयर्स खुद ये बात मीडिया के सामने कहे फिर तो उनको ये बात माननी ही पड़ेगी। इजाबेला को ये आइडिया सही लगता है क्योंकि इस ड्राइव में फ्रेया के बैंक के खिलाफ काफी सबूत मौजूद हैं जिसकी मदद से ये लोग फ्रेया से सच उगलवा सकते हैं। अब इजाबेल सीधा फ्रेया के घर पहुंच जाती है। काउंटर पर बैठा आदमी फ्रेया को फोन करके बताता है कि इजाबेला नाम की एक लेडी आपसे मिलने के लिए आई है, जिसके बाद फ्रेया उसको 5 मिनट बाद अंदर भेजने के लिए कहती है। फिर फ्रेया जेफी के पास फोन करती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने काम पूरा क्यों नहीं किया। फिर जवाब में जेफी उसको कहता है कि मैंने अब लोगों की सुपारी लेना बंद कर दिया है और रही पैसों की बात तो मैंने एडवांस में लिए हुए सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में वापस डाल दिए हैं। जेफी की बात सुनकर फ्रेया को बहुत गुस्सा आता है। फिर कुछ देर बाद इजाबेला फ्रेया के दरवाजे के बाहर आ जाती है, जिसके बाद फ्रेया को मजबूरन उसको अंदर बुलाना ही पड़ता है। इजाबेला फ्रेया को बताती है कि आपको अभी मेरे साथ चलना होगा क्योंकि आपके सारे बैंक घोटाले के राज बाहर आ गए हैं। लेकिन फ्रेया इजाबेला की बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि ये हमें फंसाने के लिए विरोधी बैंक की चाल है। फ्रेया बहुत ही शातिर बैंकर है और उसको अच्छी तरह से पता है कि ऐसी मुसीबतों से कैसे निपटना है। फिर इजाबेला उदास होकर वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो फ्रेया को बताकर जाती है कि मेरे पापा को प्रेसिडेंट ने मरवा दिया है। इसका मतलब वो किसी को भी मरवा सकते हैं, हर उस इंसान को जो उनके राज जानता है। जब इजाबेला
इजाबेला फ्रेया को ये बात बता रही थी तो फ्रेया के दरवाजे पर दो लोग आकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये दोनों लोग नाइट एक्शन के सीनियर एजेंट्स हैं और इनको फ्रेया को मारने के लिए ही भेजा गया है। अब फ्रेया को एहसास हो जाता है कि इजाबेला झूठ नहीं बोल रही, जिसके बाद इजाबेला और फ्रेया वहां से भागने लगती है। तभी इजाबेला फ्रेया से पूछती है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता है क्या। फिर फ्रेया उसको ऊपर वाली लिफ्ट के बारे में बताती है। अब फ्रेया और इजाबेला जैसे तैसे उस लिफ्ट के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी फ्रेया लिफ्ट का दरवाजा बंद कर लेती है और इजाबेला को फंसा देती है, जिसके बाद इजाबेला वापस से नीचे चली जाती है। तभी जब नाइट एजेंट्स उसको ढूंढते हुए आते हैं तो एक आदमी लिफ्ट की आवाज सुन लेता है, जिसके बाद वो चिल्लाकर दूसरे से कहता है कि वो दोनों लिफ्ट से भाग रही हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि फ्रेया की इस चाल की वजह से इजाबेला की जान बच जाती है। अब वो दोनों फ्रेया के पीछे पड़ जाते हैं और इजाबेला मौका मिलते ही वहां से भाग निकलती है। तभी कुछ देर बाद चेल्सी और पीटर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। पीटर चेल्सी को अपनी गन देता है और कहता है कि तुम इजाबेला के पीछे जाओ। जब इजाबेला वहां से भाग रही थी तो एक एजेंट उसको पकड़ लेता है और फिर वो इजाबेला को अपने साथ ले जाता है। फिर जब चेल्सी थोड़ा और आगे बढ़कर देखती है तो इजाबेला हथकड़ी से बंधी हुई थी और उसके आसपास कोई भी नहीं था। चेल्सी को लगता है कि शायद वो एजेंट चला गया होगा और इसीलिए वो इजाबेला को बचाने के लिए आ जाती है। लेकिन तभी वो एजेंट चेल्सी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसको हाथ ऊपर करने के लिए कहता है। लेकिन चेल्सी और उस एजेंट के बीच में जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। वो एजेंट चेल्सी के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी चेल्सी एक लैंप उसके पेट में घुसेड़ देती है और उसको जान से मार देती है। दूसरी तरफ पीटर फ्रेया को बचा लेता है और उसको अपने साथ ले जाता है। तभी एक एजेंट एडम को खबर कर देता है कि वो दोनों बाहर की तरफ भाग रहे हैं, जिसके बाद एडम उनका पीछा करने लगता है। तभी पीटर और फ्रेया ट्रेन के अंदर बैठकर 28 स्ट्रीट पर आ जाते हैं, जहां एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर फाइनेंशियल रजिस्टर की एंट्रेंस है। जब फ्रेया और पीटर वहां से भाग रहे थे तो हेगन का भेजा हुआ एजेंट उनको देख लेता है और फिर वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर और उस एजेंट के बीच में हाथापाई हो जाती है। पीटर जैसे तैसे उस एजेंट को मार गिराता है, लेकिन तभी एडम पीछे से आकर पीटर को गोली मार देता है। लेकिन तभी पीटर एडम को कहता है, कहीं ना कहीं तुम्हें मेरी बात पर भरोसा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये गोली मेरे सिर पर लगी होती। फिर एडम पीटर की बात सुनकर रुक जाता है। अब पीटर लड़खड़ाकर एडम के पास जाता है और कहता है कि मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन हेगन का राज दुनिया के सामने आकर ही रहेगा। अब एडम को पीटर पर यकीन हो जाता है, क्योंकि पीटर इस बात के लिए अपनी जान तक देने को भी तैयार था। इसके बाद पीटर और फ्रेया सीधे इजाबेला के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहां चेल्सी पीटर को संभालती है और वहीं दूसरी तरफ इजाबेला फ्रेया के लाइव इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। उसके बाद फ्रेया मीडिया के सामने हेगन और सिकामोर के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे इन्होंने विक्टर की हेल्प से इलीगली अपने कैंपेन के लिए पैसे जमा किए। फ्रेया के इस बयान के बाद प्रेसिडेंट हेगन और सिकामोर बुरी तरह से फंस जाते हैं, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हेगन सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है और अपनी फैमिली को बचा लेता है। अब सब कुछ ठीक हो गया था। तभी जय भी टीवी पर लाइव आकर दुनिया को बताता है कि कैसे उन्होंने मिलकर इस मिशन को अंजाम दिया, जिसके बाद पीटर और इजाबेला अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं और थियो और चेल्सी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। इसके अलावा जेफी फ्रेया मेयर से दोस्ती करने के बहाने उसको मार देता है, क्योंकि फ्रेया ने उससे बहुत गलत काम करवाए थे। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं मोस्ले पीटर को बताता है कि मैं तुम्हारे नए पार्टनर के बारे में सोच रहा हूँ। पीटर मोस्ले से नए पार्टनर का नाम पूछता है, लेकिन मोस्ले उसको नाम नहीं बताता और इसी के साथ द नाइट एजेंट 3 की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मैं मानता हूँ दिमाग वाले लोग ही इस स्टोरी को समझे होंगे, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी टिपिकल थी। लेकिन फिर भी अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि भाई लोग इस स्टोरी को कवर करते करते मेरे दिमाग की हट गई, इसलिए मुझे कुछ लाइक और सब्सक्राइबर्स की जरूरत है। दोस्तों, इससे नेक्स्ट वाली स्टोरी बहुत ही मजेदार होने वाली है और मुझे पूरा यकीन है आपको वो स्टोरी पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।